brought to you by Sensodent K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। आज के शो में देखिए शेख हसीना ने पहले बयान में क्या कहा, जापानी प्रधानमंत्री अचानक कुर्सी क्यों छोड़ रहे हैं और ईरान ने हमला रोकने के लिए कौन सी शर्त रखी है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले बांग्लादेश की कहानी। तारीख 5 अगस्त 2024। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रोटेस्ट प्रधानमंत्री आवास गोनो भवन तक पहुंच गया। जब पुलिस और सेना ने हाथ खड़े कर दिए तब शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, फिर मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठकर ढाका से निकल गई। उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश भी छोड़ दिया। वो मिलिट्री के जहाज में बैठकर भारत आ गई। तब से वो यही है। शेख हसीना के भागने के बाद आर्मी चीफ वकार उस जमान ने देश को संबोधित किया। बोले, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाई जाएगी जिसमें शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को शामिल नहीं किया जाएगा। 8 अगस्त को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस इस सरकार के लीडर बने। उनके अलावा 16 और लोग अंतरिम सरकार का हिस्सा हैं। इस सरकार से आवामी लीग को बाहर रखा गया। अंतरिम सरकार के गठन के बाद बांग्लादेश में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। मसलन शेख हसीना सरकार के कई मंत्रियों को अरेस्ट किया जा चुका है। शेख हसीना पर मर्डर और किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का यूनिफॉर्म और लोगो बदलने की तैयारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना पड़ा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हालांकि मोहम्मद यूनुस ने उनसे सुरक्षा का वादा किया है। इन सब के बीच शेख हसीना ने चुप्पी साध रखी थी। उनकी चुप्पी टूटी 13 अगस्त को जब उन्होंने अपने बेटे सजीब वाजिद जॉय के जरिए एक चिट्ठी जारी की। इसमें बांग्लादेश के इतिहास और अपने पिता की विरासत याद दिलाई। हम आपको चिट्ठी का सारांश बता देते हैं। शेख हसीना ने सबसे पहले अपने परिवार के नरसंहार की घटनाएं याद की। 15 अगस्त 1975 की सुबह सेना के एक धड़े ने उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान समेत परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी थी। उस रोज कौन कौन लोग मारे गए थे, आइए जानते हैं। पहला नाम है शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता और तत्कालीन राष्ट्रपति। उन्हें बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। बेगम फजलातून नेसा, ये शेख हसीना की मां थी। शेख कमाल और शेख जमाल, शेख हसीना के भाई। उन्होंने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भी हिस्सा लिया था। कमाल और जमाल के साथ साथ उनकी पत्नियों की भी हत्या हुई थी। शेख रसेल, वो शेख हसीना का सबसे छोटा भाई था। उस वक्त उसकी उम्र महज 10 साल थी। शेख नासिर, वो शेख हसीना के चाचा थे। जमीलुद्दीन अहमद, शेख मुजीब के मिलिट्री सेक्रेटरी थे। सिद्दीकुर रहमान, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसर। शेख फजलुल हक मनी और उनकी गर्भवती पत्नी। तत्कालीन कृषि मंत्री अब्दुर रेब सेरनियाबाद और उनकी बेटी, बेटा और पोता। पत्रकार शाहिद सेरनियाबाद और शेख हसीना के एक भांजे की भी जान गई थी। शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना उस नरसंहार के वक्त विदेश में थी। वो दोनों बच गईं। उन्होंने बाद में भारत में शरण ली। 1981 में उन्हें वापस लौटने का मौका मिला। शेख हसीना ने आवामी लीग की कमान संभाली। 1996 में वो पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। तब उन्होंने 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। 15 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी की भी घोषणा की गई। जब तक हसीना सरकार में रही तब तक इसका पालन होता रहा। फिर 2001 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने चुनाव जीत लिया। BNP की खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। 2002 में उनकी सरकार 15 अगस्त की छुट्टी और राष्ट्रीय शोक वाला प्रावधान कैंसिल कर दिया, मतलब उनकी सरकार ने। ये रोक जून 2008 तक बरकरार रही। जुलाई 2008 में हाई कोर्ट ने रोक हटा दी। फिर जनवरी 2009 में शेख हसीना का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया। इसके बाद हर साल 15 अगस्त को छुट्टी मिलती थी और शोक भी मनाया जाता था। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। अंतरिम सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। हालांकि शेख हसीना ने अपनी चिट्ठी में बांग्लादेश की जनता से अपील की है कि वो 15 अगस्त को उनके परिवार की शहादत याद करें। इसके अलावा शेख हसीना ने हालिया प्रोटेस्ट पर भी कहा है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2004 से आंदोलन के नाम पर हिंसा, तोड़फोड़ और लूटपाट हो रही है। इसमें कई बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ। हसीना ने निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा देने की मांग भी की है। इस सब का कॉन्टेक्स्ट क्या है, आइए ये समझ लेते हैं। जून 2024 में कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। छात्रों का गुस्सा फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को मिलने वाले 30% आरक्षण को लेकर था। इसके बारे में हमने दुनियादारी में विस्तार से बात की है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम अभी मूल विषय पर लौटते हैं।
15 अगस्त को ढाका यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हमला हुआ। इस हमले का आरोप बांग्लादेश छात्र लीग BCL पर लगा। BCL आवामी लीग का स्टूडेंट विंग है। ढाका यूनिवर्सिटी के बाद हिंसा पूरे बांग्लादेश में फैल गई। पुलिस और छात्रों की मुठभेड़ में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। हिंसा के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम में सुधार का आदेश दिया। इसके बावजूद हिंसा नहीं रुकी। 4 अगस्त को प्रोटेस्ट का दूसरा फेज शुरू हुआ। इस बार प्रदर्शनकारी शेख हसीना का इस्तीफा मांग रहे थे। आरोप है कि पुलिस ने BCL के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनको हटाने की कोशिश की। इस हिंसा में लगभग 100 लोग मारे गए। 5 अगस्त को हजारों की भीड़ प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ी, जिसके बाद शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना के विरोधियों ने चिट्ठी पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि हसीना ने अपनी पार्टी के लोगों का जिक्र तो किया, मगर उनका नाम लेने से बची, जो पुलिस और सरकार की ज्यादती का शिकार हुए। खैर, शेख हसीना के भागने के कुछ घंटे के बाद ही आवामी लीग के दफ्तर और पार्टी के नेताओं के घरों पर हमले होने लगे। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के रिपोर्ट के मुताबिक अकेले 6 अगस्त को आवामी लीग के 29 नेताओं की लाश सड़क पर मिली थी। दूसरी चीज ये हुई कि भीड़ ने शेख मुजीब की मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। ढाका के धनमंडी में शेख मुजीब के घर में आग लगा दी। चिट्ठी में शेख हसीना ने लिखा, मैंने और रेहाना ने बंगबंधु का घर बांग्लादेश की जनता को समर्पित किया था। इसको मेमोरियल म्यूजियम में तब्दील किया गया था। देश और दुनिया के आम और गणमान्य लोग वहां आते थे। वो म्यूजियम हमारी आज़ादी के संघर्ष का प्रतीक था। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो सब राख हो चुका है। ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता का घोर अपमान है, जिनके नेतृत्व में हमने आत्मसम्मान, अपनी पहचान और अपना आज़ाद मुल्क हासिल किया था। ये लाखों शहीदों के बलिदान का अनादर है। मैं बांग्लादेश की जनता से न्याय मांग रही हूँ। शेख हसीना का पूरा फोकस अपने पिता की विरासत और भीड़ की हिंसा पर था। इस दरमियान उन्होंने कई अहम सवालों को खाली छोड़ दिया, जैसे उनका राजनीतिक भविष्य क्या है, क्या वो बांग्लादेश वापस जाएंगी, क्या उनको कुर्सी से हटाने में विदेशी ताकतों का हाथ था। कुछ दिन पहले हसीना के हवाले से एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश के तख्ता पलट के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। उसने हसीना को इसलिए हटवाया क्योंकि उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड का एक्सेस देने से मना कर दिया था। सेंट मार्टिन आइलैंड की कहानी पर हम विस्तार से दुनियादारी में चर्चा कर चुके हैं। उस एपिसोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, उस स्टेटमेंट का उनके बेटे ने खंडन कर दिया था। कहा था कि दावा भ्रामक है। मेरी मां ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब बांग्लादेश की बाकी अपडेट्स जान लेते हैं पॉइंट दर पॉइंट। 14 अगस्त को बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की। बोले, हम बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। 14 अगस्त को शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार का मुकदमा दर्ज किया गया। उनके साथ हसीना सरकार के 8 मंत्रियों और पुलिस अफसरों को भी आरोपी बनाया गया है। ये केस 9वीं क्लास के एक बच्चे आलिफ की मौत से जुड़ा है। 5 अगस्त को उसको पुलिस की गोली लगी थी। 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। इससे पहले 13 अगस्त को ढाका की एक अदालत ने शेख हसीना पर हत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया था। यह मामला एक ग्रोसरी स्टोर के मालिक की मौत से जुड़ा था। उसके 19 जुलाई को पुलिस की फायरिंग में जान चली गई थी। अमेरिका ने बांग्लादेश के तख्ता पलट में हाथ होने से इनकार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि यह हास्यास्पद और सरासर झूठ है। अब बांग्लादेश के चैप्टर को यहीं पर रोकते हैं और चलते हैं जापान की ओर। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। 今回の総裁選挙では自民党が変わる姿、新生自民党を国民の前にしっかりと示すことが必要です。そのためには透明で開かれた選挙、そして何よりも自由闊達な論戦が重要です。その際、自民党が変わることを示す最も分かりやすい最初の一歩は、私が身を引くことであります。私は来たる総裁選には出馬いたしません。総裁選を通じて選ばれた新たなリーダーを一兵卒として支えていくことに徹してまいります。ये थे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, जो बता रहे थे कि उन्होंने पार्टी की लीडरशिप छोड़ने का फैसला लिया है। किशिदा सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) के नेता हैं।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसी पार्टी ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई है। जापान में सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। एलडीपी में नेता का चुनाव हर 3 बरस पर होता है, पार्टी के इंटरनल इलेक्शन में। अगला इंटरनल इलेक्शन सितंबर 2024 में होना है। इसमें किशिदा उम्मीदवार नहीं होंगे, उनका नाम बैलेट पर नहीं होगा, यानी इस चुनाव के बाद कोई और व्यक्ति एलडीपी का लीडर होगा। जैसे ही नए लीडर का चुनाव होगा, किशिदा को प्रधानमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी होगी, वो स्थिति में जबकि प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल में 13 महीने बचे हुए हैं। मगर किशिदा बीच में कुर्सी क्यों छोड़ रहे हैं? वो अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री बने थे। कोविड-19 के दौर में उनके काम को सराहा भी गया, मगर पिछले कुछ वर्षों में उनकी पार्टी की छवि खराब हुई है। एलडीपी के नेताओं पर करप्शन के आरोप लगे हैं, महंगाई और खराब अर्थव्यवस्था की चुनौती भी बढ़ी है। इसके चलते किशिदा सरकार की अप्रूवल रेटिंग गिरी है। किशिदा की कहानी क्या है, आइए ये जानते हैं। इनकी पैदाइश जुलाई 1957 की है। पिता फुमित्के किशिदा मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में अधिकारी थे। किशिदा का परिवार मूल रूप से हिरोशिमा का था। वो छुट्टियों में वहां जाते थे। उनके ग्रैंड पेरेंट हिरोशिमा में गिराए गए बम में मारे गए थे। किशिदा के पिता अमेरिका शिफ्ट हुए तो उन्हें भी परिवार के साथ वहां जाना पड़ा। वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने लॉन्ग टर्म क्रेडिट बैंक ऑफ जापान में काम किया, फिर राजनीति का रुख किया। 1993 में पहली बार संसद पहुंचे। उन्हें 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री यासुओ फुकुदा की कैबिनेट में जगह मिली। उन्होंने कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड सेफ्टी मिनिस्ट्री संभाली। 2012 में शिंजो आबे देश के प्रधानमंत्री बने। इसी सरकार में किशिदा को विदेश मंत्री बनाया गया। वो विश्व युद्ध के बाद सबसे लंबे समय तक जापान के विदेश मंत्री रहे। 2021 से पार्टी के अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री हैं। अब चुनाव के प्रोसेस को समझ लेते हैं। एलडीपी के इंटरनल इलेक्शन में सांसद और पार्टी के रजिस्टर्ड कार्यकर्ता वोट डालते हैं। एक सांसद का वोट काउंट 1 है, जबकि कार्यकर्ताओं को सांसदों की कुल संख्या के अनुपात में बांटा जाता है। जापान की संसद में 2 सदन हैं। ऊपरी सदन को हाउस ऑफ काउंसलर्स कहते हैं। इसके सदस्यों की कुल संख्या 248 है, जबकि निचले सदन का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें 465 सदस्य होते हैं। एलडीपी के पास दोनों सदन में मिलाकर 369 सांसद हैं। रजिस्टर्ड पार्टी मेंबर्स की संख्या लगभग 11 लाख है। अगर किसी कैंडिडेट को पहले राउंड में बहुमत नहीं मिलता तो फिर दूसरे राउंड की वोटिंग कराई जाती है। दूसरे राउंड में पहले राउंड के टॉप 2 कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला होता है। जैसे ही एलडीपी नया लीडर चुन लेगी, वैसे ही सांसदों के दोनों सदनों को साझा बैठक बुलाई जाएगी, मतलब सांसद के दोनों सदनों की, और उसमें सभी सांसद वोट डालेंगे। जो भी कैंडिडेट वहां पर बहुमत हासिल करेगा उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी। एलडीपी के पास दोनों सदनों में बहुमत है, इसलिए उसके नेता का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। किशिदा तो नहीं होंगे, तो सवाल यह है कि होगा कौन? कई नाम उभरे हैं जो एलडीपी का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ सकते हैं। कुछ नामों पर गौर कर लेते हैं। पहला नाम है शिगेरू इशिबा का। ये 4 बार पार्टी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ चुके हैं। सितंबर 2007 से अगस्त 2008 तक जापान के रक्षा मंत्री भी रहे। ओपिनियन पोल्स में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है, हालांकि उन्होंने अभी तक चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जताई है। दूसरा नाम है तोशिमित्सु मोतेगी का। ये एलडीपी के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। फॉरेन ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्ट्री भी संभाल चुके हैं। तीसरा नाम शिनजीरो कोइजुमी का है। अतीत में पर्यावरण मंत्रालय चला चुके हैं। ओपिनियन पोल में दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। उनके पिता जुनिचिरो कोइजुमी 2001 से 2006 तक जापान के प्रधानमंत्री थे। अगला नाम सनाए ताकाइची का है। ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिनिस्टर रही हैं। 2021 के इंटरनल इलेक्शन में किशिदा के खिलाफ खड़ी हुई थी। एक और नाम है, वो है तोरो कोनो का। विदेश और रक्षा मंत्रालय ये संभाल चुके हैं, अभी डिजिटल मिनिस्टर हैं। इसके अलावा योको कामिकावा का भी नाम चल रहा है, अभी ये जापान के विदेश मंत्री हैं। अब एलडीपी का इतिहास भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1955 को हुई। इसका मुख्यालय जापान की राजधानी टोक्यो में है। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया। इसके बाद जापान के सम्राट हिरोहितो ने आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। 1947 में जापान ने संसदीय प्रणाली वाली व्यवस्था अपनाई। उसी साल चुनाव हुए। तेत्सु कातायामा देश के प्रधानमंत्री बने। वो जापान की सोशलिस्ट पार्टी से आते थे। इनकी सरकार 1 साल भी नहीं चल पाई। फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के हितोशी आशिदा ने देश की कमान संभाली। जापान अभी अभी युद्ध से बाहर निकला था। वहां राजनीतिक स्थिरता नहीं थी। राजनीतिक दलों में बहुत सारे मतभेद थे।
फिर आया 1955 का साल। जापान की दो बड़ी रूढ़िवादी पार्टियां साथ आई। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हातोयामा और लिबरल पार्टी के नेता ओगाटा ने नई पार्टी बनाने का फैसला किया। इसका नाम रखा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, LDP। तब से LDP जापान की सत्ता में बनी हुई है। 1960 के बाद LDP जापान की राजनीति में मजबूत होती गई। 1964 में टोक्यो में ओलंपिक्स हुए। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच जापान की पैठ मजबूत हुई। अगले 2 दशकों तक पार्टी की कमान इसाकू सातो के पास रही। वो 1964 से 1972 तक जापान के प्रधानमंत्री भी रहे। उनके कार्यकाल में पार्टी अपने सबसे अनुशासित रूप में थी, लेकिन 70 के दशक के अंत तक पार्टी की क्रेडिबिलिटी कम होने लगी। पार्टी का नाम भ्रष्टाचार और घोटालों में आने लगा। इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी में फूट थी। पार्टी के अंदर मतभेद बढ़ा। 1993 में पार्टी का लिबरल कंजर्वेटिव धड़ा अलग हो गया। उसके 10 नेताओं ने मिलकर नई पार्टी बनाई। नाम रखा साकीगाकू। इस पार्टी ने 6 और विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन 1994 में यह गठबंधन टूट गया और फिर LDP सरकार में आ गई। पहली बार LDP सत्ता से बाहर हुई थी। ऐसा एक मर्तबे और हुआ 2009 से 2012 तक। इस बीच जापान डेमोक्रेटिक पार्टी ने सरकार बनाई। वो LDP का सबसे बुरा दौर माना जाता है। उस दौरान पार्टी के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे थे। फिर सितंबर 2012 में शिंजो आबे ने पार्टी की कमान संभाली और पार्टी को लगातार जीत दिलाई। वो 2012 से 2020 तक देश के प्रधानमंत्री थे। आबे ने 2020 में खराब हेल्थ के चलते इस्तीफा दे दिया। फिर एक बरस के लिए योशिहिदे सुगा प्रधानमंत्री बने और आखिरकार 2021 का चुनाव LDP ने फूमिया किशिदा के नेतृत्व में लड़ा। पार्टी ने चुनाव जीता, किशिदा प्रधानमंत्री बन गए। उनका कार्यकाल अक्टूबर 2025 तक चलने वाला था, मगर उससे पहले ही उन्होंने लीडरशिप छोड़ने की घोषणा कर दी। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां जान लेते हैं। पहली सुर्खी रूस से आई है। यूक्रेनी सेना के हमले के बीच रूस के एक और प्रांत ने आपातकाल लगा दिया है। 14 अगस्त को बेलाग्रोद ने इमरजेंसी का ऐलान किया। इससे पहले यूक्रेन ने कुर्स्क प्रांत में घुसपैठ की थी। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW की रिपोर्ट के मुताबिक 13 अगस्त तक रूस की 800 वर्ग किलोमीटर जमीन पर यूक्रेन का कंट्रोल था। यूक्रेन ने 6 अगस्त को पहली बार रूस के अंदर मिलिट्री कैंपेन शुरू किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस पर यह पहला विदेशी हमला है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने करारा जवाब देने की बात कही, मगर अभी तक उनकी सेना हालात को काबू नहीं ला पाई है। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी इजराइल ईरान तनाव से जुड़ी है। 13 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक दिलचस्प खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता हो जाता है तो ईरान अपना बदला टाल सकता है। ईरानी अधिकारियों ने भी ऐसा ही हिंट दिया है, मगर ईरान को किसका बदला लेना है? अपनी संप्रभुता के उल्लंघन का। 30 से 31 जुलाई की दरमियानी रात तेहरान में हमास के सरगना इस्माइल हानिया की हत्या हो गई। हानिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने तेहरान गए थे। वहीं उनके कमरे पर हमला हुआ, जिसमें हानिया और उनके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। ईरान ने हमले का आरोप इजराइल पर लगाया, बदला लेने की चेतावनी दी। अभी तक ईरान ने जवाबी हमला नहीं किया है। जानकार कहते हैं अगर ईरान ने हमला किया तो गाजा में संघर्ष विराम की सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। इससे रीजनल वॉर भी शुरू हो सकता है। इसलिए अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश ईरान पर दबाव बना रहे हैं। ईरान ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है, हालांकि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता का नया दौर 15 अगस्त से इजिप्ट या कतर में शुरू होने वाला है, मगर दोनों पक्ष इसको लेकर बहुत उत्साहित तो नहीं है। इसलिए इसमें कुछ ठोस निकलने की उम्मीद नहीं है, यानी ईरान के हमले का खतरा बना रहेगा। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। आप इन मसलों पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट में बताइएगा। देश और दुनिया की और भी दिलचस्प और ज़रूरी खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप ललन टॉप के साथ बने रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।